संगठित करने के तरीके, जिसमें क्या है विद्यालय संगठन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से आपका क्या अभिप्राय है और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं और क्या इसकी फीचर्स हैं, यानी कि क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अभी सिद्धि ने पढ़ा भी था, यही पढ़ा था ना सिद्धि? मैम इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था, लर्निंग ऑफ बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, आइडिया ऑफ बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। अच्छा अच्छा, आइडिया ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग में आपका, हाँ जी सही था कि बिल्डिंग में क्या क्या होना चाहिए आपके। ठीक है, अब है आपका 1.2 वाला, जिसमें है ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। स्कूल बिल्डिंग वाला आप लोग पढ़ लेना, बाकी आपको पता भी है, अगर ना भी याद हो तो आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें अपने स्कूल में क्या क्या होता है वो सारी चीजें आप लिख सकते हो वहां पे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का अभिप्राय है एक संगठन जिसका अर्थ होता है समूह, अर्थात किसी वस्तु का एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। या किसी वस्तु का एक निश्चित आकार क्या रहेगा, क्या स्थिति रहेगी, ये वाली चीज। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कहलाता है। ठीक है, अगर हम सही प्रकार से इसका स्पष्ट करें तो विद्यालय संगठन से अभिप्राय प्राय किसी विद्यालय के ढांचे एवं आकार को व्यवस्थित एवं निश्चित करते हुए संचालन की उपयुक्त व्यवस्था करना है। यानी कि हम देखा जाए तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से अभिप्राय किसी भी स्कूल के ढांचे को, यानी कि कोई भी स्कूल का स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से हमें आकार देना है, किस तरीके से हमें उसको चलाना है, किस तरीके से उसके अंदर सिस्टम को रन करना है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, आपकी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। ठीक है, समाज में है आपका स्कूल, समाज में रहकर आपको किस तरीके से एक व्यवस्थित ढंग से आप अपने स्कूल को चला सकते हो। अब है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य होता है भाई, हमें इसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक निश्चित आकार देना क्यों जरूरी होता है। एक तो स्कूल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए, दूसरा हमारे पास अपव्यय यानी कि खर्चा कम हो, थर्ड जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने में हमारी हेल्प करे और स्कूल के कार्यों को परिभाषित करनिया, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन के लिए प्रभावशीलता प्रदान करना। तो सबसे पहले बात आती है स्कूल एक्टिविटीज के अंदर कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की, समन्वय स्थापित करने की। जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्कूल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हम कराते हैं, साल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। कभी मदर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है, कभी होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, कभी हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, कभी एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनमें आपस में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब हम क्या करते हैं भाई, एक स्पेसिफिक टीचर को दे देते हैं कि भाई आपको ये सारे के सारी एक्टिविटी आपको ऑर्गेनाइज करानी है। आप ऑर्गेनाइज, इसमें कोऑर्डिनेशन का मतलब जब भी कोई भी फंक्शन होगा तो सारे टीचर पूरा स्टाफ मिलकर क्या करता है, उसकी तैयारियों में जुट जाता है, क्योंकि खाली एक टीचर के बस की बात तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद है अपव्यय कम करना, जहां तक हो सके हम क्या सोचते हैं कि हमारा खर्चा कम से कम हो। ठीक है, ताकि जो सही व्यक्ति का सही समय पर और सही स्थान पर क्या किया जा सके, सही उपयोग किया जा सके। उसके बाद स्कूल के कार्यों को परिभाषित करना, यानी कि स्कूल के जो भी काम हैं उनका क्या बना देते हैं हम, एक पूरा का पूरा डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कि भाई स्कूल में फर्स्ट पीरियड ये लगेगा, सेकंड पीरियड ये लगेगा, इस समय प्रिंसिपल सर राउंड पे रहेंगे, ये गेम पीरियड रहेगा बच्चों का, ये योगा का पीरियड रहेगा। यानी कि जो जो स्कूल में जो काम होने हैं उन सबको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद है आप जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, इसमें क्या है, रिसर्च से रिलेटेड हम ऐसे सिचुएशन या हमारे जो बदलते हुए लक्ष्य उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा के अंदर हम ऐसे ऐसे कोर्सेज को स्थापित करने जा रहे हैं जो क्या करते हैं, वोकेशनलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, जिससे क्या है बच्चे को एजुकेशन मिल सके, और साथ ही साथ वह क्या है अपना क्या हो सके। जब मान लीजिए कोई भी वोकेशनल कोर्स करवाया जाता है बच्चे को, तो उसको क्या है आगे उसके
जो शिक्षा है उसके जो अपॉर्चुनिटी है उस बच्चे को ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर प्रयोगीकरण का उद्देश्य क्या बताया गया है कि अगर आप कोई भी बच्चे को रिसर्च करवा रहे हो, एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो, या बच्चे ने कोई ऐसा कोर्स लिया है, ठीक है, या बच्चे ने शिक्षा के अंदर क्या है कोई भी ऐसा कोर्स, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री जिस बच्चे ने चुनी है, या कोई और भी जिसमें हमें एक्सपेरिमेंट कराने की ज़रूरत है, तो प्रयोगीकरण भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इससे जो भी आपकी समस्याएँ हैं उनके समाधान के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। दूसरा, हम क्या है ऑब्जर्वेशन करने के लिए, अपने स्वयं का असेसमेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंट खाली साइंस वाले एक्सपेरिमेंट नहीं, कुछ बच्चों ने मान लीजिए वोकेशनलाइजेशन के थ्रू बच्चे ने कंप्यूटर साइंस ले रखा, तो उसमें भी तो एआई के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमें करके देखने पड़ते हैं, ठीक है। एसपीएसएस टूल हो गया, लैंग्वेज हो गया, टैली हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमें क्या करने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट बच्चे को करा के देखने पड़ते हैं। आगे है प्रभावशीलता प्रदान करना। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका उद्देश्य क्या है, अपना इफेक्टिवनेस देना, ठीक है। जब एक स्कूल है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए हमें एक इफेक्टिव बनाना है अपने स्कूल को, ताकि लोग इसको देखते ही प्रभावित हों और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये सोचे कि हम यहीं पे एडमिशन कराएं। तो इसके लिए आप क्या करते हो, स्कूल के फर्नीचर को अच्छे से, जो लाइब्रेरी है, जो भी आपकी लेबोरेटरीज हैं, वर्कशॉप है, म्यूजियम है, आर्ट गैलरी है, उसके ऊपर आप बड़ा ध्यान देते हो। जो छोटे बच्चों का रूम है उसमें बड़ी बड़ी कार्टून्स की पिक्चर लगी होती हैं, ताकि ताकि वो बच्चे को क्या करे, अट्रैक्शन दे, और बच्चा बोले नहीं मुझे तो यही पढ़ना है, ठीक है। स्कूल जब बनाते हैं तो क्या क्या हमारी पाठ्यक्रम रहेगा, क्या कैरिकुलम रहेगा, क्या क्या हमारी को कैरिकुलम एक्टिविटीज़ रहेंगी, क्या टाइम टेबल रहेगा, पुरस्कार बच्चे को रिवॉर्ड कैसे दिया जाएगा, क्लासरूम टीचिंग कैसी रहेगी, इवैल्यूएशन कैसा रहेगा, निर्देशन और निरीक्षण आदि से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी ढूंढना होता है। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं हमारे इसके अंदर आती हैं। और एक उपयुक्त इन्वायरमेंट बनाए रखना, ठीक है। हमें क्या है, स्कूल में ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है ताकि बच्चे इजीली वहाँ पर कंफर्ट तरीके से पढ़ सके, ठीक है। उनको डरा धमका के नहीं रखना है, हमें प्यार से बच्चे को समझाना है। अब है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब इन्होंने पूछा था उद्देश्य क्या है हमें अपने स्कूल को ऑर्गेनाइज्ड करने का, ठीक है। और अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। विशेषताएं ये हैं कि जब हम स्कूल चला रहे हैं तो हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें बच्चे को क्या है, बच्चा हेल्दी भी रहेगा और उसकी जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है वो भी लगातार बने रहेंगे, और बच्चा क्या है अपना काम कुशलतापूर्वक कर सकेगा। 1 मिनट रुकना बेटे, कॉल आ रही है सर की, ठीक है बेटे। आगे आपका अब विशेषताओं में और क्या क्या बताया है इन्होंने। जो विद्यालय का हमें कार्य प्रणाली, हमें जो वर्क सिस्टम बनाना है इस तरीके से डेवलप करना है ताकि क्या है हम शिक्षा जगत में अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हमें लाभ मिल सके, ठीक है। हमें ऐसे टीचर्स को भी हमें क्या है सारी फैसिलिटीज़ देनी है, उनको सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराना है ताकि वह अच्छे तरीके से क्या है बच्चे को समझा सके, ठीक है। एक क्या है, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो एक लर्निंग टीचिंग के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। उसके बाद आवश्यक गाइडलाइंस की भी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे स्टूडेंट अपने शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने में सहायता कर सके। आगे है जो विद्यार्थी जीवन है, डिफरेंट पहलूज को इसके अंदर क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है जिससे स्कूल संचालन के कार्यकुशलता बढ़े। और उदाहरण के लिए जैसे शिक्षा का क्रम क्या है, स्टाफ क्या रहेगा, टाइम टेबल क्या रहेगा, ठीक है, स्कूल का टाइमिंग क्या रहेगा, किस टाइम पे कौन सा पीरियड, ये सारी चीज़ें। तो ये इसकी क्या बताई गई है, व्यवस्था बताई गई है जो बताती हैं कि स्कूल का ये ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि स्कूल इस तरीके से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगी तो क्या है हम सारे काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। ठीक है। आगे है आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या प्रिंसिपल है। भाई स्कूल किन प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहा है। एक तो सबसे पहले तो जो सोसाइटी की क्या नीड है, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग क्या किया जा रहा है, स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है। स्कूल में पाए जाने जितनी भी तमाम मटेरियल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, शिक्षा टीचिंग मेथड हैं, टेक्स्ट बुक हैं आदि, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें क्या है हमारी सोसाइटी को ध्यान में रख के ही यहाँ पर क्या की जाती
जाती हैं, बनाए रखी जाती हैं। आगे जो भी फिजिकल और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक कोऑर्डिनेशन हो और हमारा काम क्या है, स्मूथली चलता रहे। आगे बच्चे के सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। हाँ जी, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास क्या करवानी चाहिए, हमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करनी चाहिए। बच्चे की फिजिकल हेल्थ में भी हेल्प करनी चाहिए। जैसे फिजिकल ग्रोथ कैसे करवाएंगे हम, बच्चे को गेम का पीरियड लगा के, उनको योगा, मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज वगैरह करा के, प्लेइंग करवा के, ठीक है। और उनकी एकेडमिक्स कैसे हो जाएगी, उनकी क्लासरूम में अच्छे से हम क्या है, उनको अच्छे से पढ़ा कर, समझा कर, ठीक है। तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, इसमें यहाँ पर क्या भाई, फ्लेक्सिबिलिटी का भी सिद्धांत है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, मान लीजिए अगर हमें कोई चेंज करना है रूल्स के अंदर, तो हम अगर फ्लेक्सिबल हैं तो उसमें चेंज कर सकते हैं। अगर हम स्टैटिक रूल बनाएंगे तो फिर हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, समय के अकॉर्डिंग, अगर हमें जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक, हमें क्या है, बच्चे को डेमोक्रेटिक, एक बार मैं पूरा करा दूं बेटा फिर बताना सिद्धि। डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, भारत क्या है भाई, एक डेमोक्रेटिक लोकतंत्र। भाई आज तो ना ये मुझे पढ़ाने नहीं देंगे कॉलेज वाले। ठीक है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर बच्चा क्या है, इस ये है क्या है, एक लोकतांत्रिक नागरिक है। और डेमोक्रेसी की सफलता स्कूल पर ही निर्भर करती है, क्योंकि स्कूल ही क्या है, फ्यूचर के लिए क्या करता है, नागरिकों का निर्माण करता है। भाई अब आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इन फ्यूचर में कोई पायलट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आवश्यक है कि जो भी एक्टिविटीज कराई जाए वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कराई जाए, बच्चे के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं। आगे है, जो पावर मिली हुई है उनका सदुपयोग करना है, इस तरीके से जिससे धन, समय, शक्ति आदि का सही उपयोग हो सके। बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड हमें यहाँ पर रखना है, ठीक है। बच्चे की उनको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे काम करना है। चाइल्ड सेंटर्ड हमें अपने स्कूल के इन्वायरमेंट को रखना है, ठीक है। अब तो क्या है, जो भी टीचिंग में भी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को बढ़ावा दिया गया है। आगे है सहयोग का सिद्धांत, कोऑपरेशन का सिद्धांत, ठीक है, कि आपस में क्या है, बच्चे एक दूसरे का कोऑपरेट करें। स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो भी बाकी टीचर्स का, टीचर आपस में, विद्यार्थी भी स्वयं, आदि कर्मचारी, माता पिता आपस में एक दूसरे का क्या है, सहयोग करें। बच्चों को क्या है, हमें सहयोग की भावना स्कूल से ही सिखानी चाहिए, तभी वे समाज में क्या है, अपना सही योगदान दे पाएंगे। तो ये है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कल के लिए बता रही हूँ, अभी और नहीं पढ़ाऊंगी, अभी बस सिद्धि का और था। सिद्धि बोलो क्या था बेटा आपका। मैम हम इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में, नेचुरली, कि मैम जैसे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम जो होमवर्क देते हैं वो बहुत ज्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपना फन टाइम हाँ एंजॉय नहीं कर जी, पाते। नो बर्डन, तो मैम, यस मैम, नो विदाउट बर्डन बर्डन। यानी कि विदाउट बर्डन एजुकेशन। हाँ बिल्कुल यस कर मैम, सकते तो हो, इसमें क्योंकि ऐड कर सकते गवर्नमेंट हैं। का भी एजेंडा यही है कि प्राइमरी लेवल तक हमें क्या है, नो बैग या विदाउट बर्डन एजुकेशन हमें बच्चे को देनी है, बर्डन नहीं पड़ना चाहिए बच्चे के ऊपर। यस मैम। बिल्कुल जोड़ सकते हो। आगे आपको ये सबको पढ़ के आना है, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। ये इजी है, मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, कि अपनी क्लास में कैसे मैनेज करके रखोगे आप, शांति बनाए रखना है ना, जा अवेयर रहो, पॉजिटिव बने रहो, इंटरेस्टिंग बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना, ये वाले। उसके बाद है, एक अध्यापकीय विद्यालयों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। एक अध्यापकीय विद्यालय, आज हमारे देश में बहुत अध्यापकों की कमी है, पाँच पाँच, यानी कि मान लीजिए किसी स्कूल में एक ही अध्यापक है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं, ये वाला क्वेश्चन करके आना है। उसके बाद है, सहयोगी समर्थित अधिगम का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए और इसके लाभ एवं सीमाओं पर प्रकाश डालिए। इंडिविजुअल लर्निंग प्रोग्राम क्या होता है, इंडिविजुअल लर्निंग प्रोग्राम ILP, और कोऑपरेटिव लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, और आपकी इंडिविजुअल लर्निंग प्रोग्राम, और ये है ना जो आपका सहयोगी समर्थित अधिगम, ये शायद कोऑपरेटिव, पता नहीं क्या है इंग्लिश में क्या नाम है, ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके।
टॉपिक बेटा यही 3 करने हैं आपको। देखो ये तो सबको पढ़ना है, क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या अभिप्राय, ये तो सबको ही पढ़ना है। सिद्धि आप करके आओगे कोऑपरेटिव लर्निंग से क्या अभिप्राय है। 1.2 का लास्ट टॉपिक है कोऑपरेटिव लर्निंग। उसके बाद है ILP, खुशी आप करके आओगे इंडिविजुअल लर्निंग प्रोग्राम। और प्रीति ये वाला सहयोगी समर्थित अधिगम का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। ओके मैम। ठीक है, फिर आपकी हो जाएगी, फिर आएगी आपकी प्लानिंग फॉर टीचिंग, शिक्षण से क्या अभिप्राय है, लेसन प्लान वगैरह इनका आ जाएगा। ठीक है, तो कल के लिए यही है 3 क्वेश्चन आपके। और भी किसी बच्चे को पार्टिसिपेट करना है क्लास में? ठीक है बेटा, लीव कर सकते हो। मैम टेस्ट? हाँ टेस्ट चेक नहीं किया बेटा, कोई नहीं मैं चेक कर दूंगी। मैम टेस्ट फ्राइडे वाली क्लास में हुआ था क्या? हाँ फ्राइडे वाली में हुआ था दिव्या। मैम मैंने ज्वाइन की थी तब तो उसमें दिखा रहा था कि यू आर द ओनली वन हियर। मैम 11:30 बजे ज्वाइन की थी मैम। तो दिव्या मैंने ना टेस्ट दे के क्लास लीव कर दी थी। मैम मैं तो पहले से 11 बजे से ज्वाइन कर रही थी, तो तब मेरे को मैम ने लिया नहीं था। जब 11:30 बजे ज्वाइन किया तो दिखाया तो कि तुम अकेले हो क्लास में। नहीं दिया है, बच्चों ने सबने पूछो, टेस्ट भेजा मेरे पास सबने, मैंने क्वेश्चन लिखवाए हैं। मैंने तो हाँ 11 बजे जब ज्वाइन की थी तब तो मैम ने मेरे को लिया नहीं था। तो उसके बाद बहुत देर के बाद जब मैम को मैसेज किया कि मैम मेरे को क्लास में इन कर दो, तो मैम ने किया 11:30 बजे। उसके बाद दिखा रहा है कि आप अकेले हो क्लास में। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है। अब तुम लेट हो तो क्या बताओ, बाकी बच्चे बताओ भाई, क्लास हुई थी या नहीं हुई थी फ्राइडे को? हुई थी मैम। तो मैम 11 बजे ज्वाइन जैसे मैंने लिख भेजा था, मैं तो तुरंत ही ज्वाइन किया था। पता नहीं बेटा आपका क्यों नहीं हुआ, कोई बात नहीं, टेस्ट ही लिया था दिव्या मैंने, और कुछ नहीं कराया। मैम वो क्वेश्चंस मैं ग्रुप में डाल दूंगी, वो डीएलएड वाला जो ग्रुप है मैम, उससे सॉल्व हो जाएगा। हाँ हाँ डाल देना। नहीं तो इसमें ओके मैम। इन्होंने तुम्हें देना है क्या दिव्या टेस्ट? टेस्ट ही लिया था उस दिन तो मैंने, सेकंड उसका। मैम मैं दे दूंगी, अगर आपको भेज देगा तो मैं दे दूंगी टेस्ट। मैम मैं ग्रुप में क्वेश्चंस डाल दूंगी लेफ्ट होने के बाद। बेटा फिर सब बच्चे तो ग्रुप में नहीं है ना। मैम वो जो डीएलएड वाले ग्रुप में आपने ऐड करा था वो वाला ग्रुप, वो जो उस दिन हमने टाइम टेबल भेजा था। मैंने ग्रुप में नहीं, मैंने तो इंडिविजुअली तुम्हें भेजा था। मैम मैंने ग्रुप में डाल दिया था फिर। तुमने ग्रुप बना रखा तो मुझे पता नहीं बेटा। मैम नहीं मैम ग्रुप नहीं बना रखा मैम, वो ऑलरेडी बना हुआ है। मुझे नहीं पता, आप ऐसा करो इनको क्वेश्चन ही बोल दो अभी कौन कौन से बोले थे मैंने। और बाकी मैम बच्चे, एक मिनट नोटबुक उठानी पड़ेगी। और बाकी बच्चे लेफ्ट कर सकते हो। मैम मैं बता देती हूँ क्वेश्चन। हाँ बता दो, आप बता दो प्रीति। पहला क्वेश्चन था एनसीएफ 2005 एक्सप्लेन करना था 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन था ई स्कूल के क्या लाभ है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। थर्ड क्वेश्चन है कौशल से आपका क्या अभिप्राय है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फोर्थ क्वेश्चन है समाजीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिफ्थ है समस्या समाधान विधि क्या है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। सिक्स्थ है समानता के लिए शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है 2 मार्क्स। सेवेंथ शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों है 5 मार्क्स। और लास्ट क्वेश्चन था शिक्षा की 5 विशेषताओं का वर्णन करें 5 मार्क्स। लिख लिए दिव्या? मैम बस 4 ही हो पाए हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी बोल रहे थे ना, तो 4 ही हो पाए हैं। हाँ तो बता दो आप, जो बता देते आप। बता दो मैम कौन वो सा नहीं लिखा। क्वेश्चन था जिसका मैम इंग्लिश वाला मीडियम होगा ना मैम, वो बता देंगे, क्योंकि इनका तो हिंदी में होगा ना। कौन सा वाला क्वेश्चन? Frame the National Curriculum Framework 2005, 5 markers. Second question है what are the benefits of e-school
2 marker. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्किल, 2 marker. फोर्थ क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन, दैट इज ऑफ 2 marks. फिफ्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, 2 marks. सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन फॉर इक्वालिटी. सेवन क्वेश्चन है आपका व्हाई एजुकेशन इज अ ट्राइब पोलर प्रोसेस, 2 marker. एंड डिस्क्राइब द 5 characteristics ऑफ एजुकेशन, 5 marker. अगर आपका कोई क्वेश्चन छोटा हो तो आप बोल देना, बता देना. ओके मैम. ओके बेटे.